Visible? Yeah, I can see the screen. राइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 18 से। पिछले चैप्टर में हमने बात की थी अबाउट सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जिसमें हमने बात की थी अबाउट लाइन ट्रांजैक्ट एंड अबाउट अ बेल्ट ट्रांजैक्ट। लाइन ट्रांजैक्ट बेसिकली वो ट्रांजैक्ट होता है इन विच वी जस्ट ले डाउन अ सिंगल मेजरिंग टेप फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इकोसिस्टम सो दैट सारी फिजिकल कंडीशंस हमें उस इकोसिस्टम में मिल जाएं। एंड फिर लाइन ट्रांजैक्ट में हम कोई कोऑर्डिनेट्स यूज नहीं करते, हम किसी ऑर्गेनिजम्स के नंबर को काउंट नहीं करते, वी जस्ट ड्रॉ देम, एज इन हम उनको क्वालिटेटिवली डेटा को कलेक्ट करते हैं। क्वालिटेटिव डेटा मतलब वो डेटा जो कि नंबर्स इन्वॉल्व ना करे। एंड एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इट इज। नंबर्स नहीं है, वी जस्ट ड्रॉ जो हमें दिखता है एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन द मेजरिंग टेप। इसीलिए इसमें कोई नंबर्स नहीं होते, जबकि बेल ट्रांजैक्ट में वी यूज क्वाड्रेट्स। देयर इज इंटरप्टेड बेल ट्रांजैक्ट, अनइंटरप्टेड बेल ट्रांजैक्ट, और उसके रिजल्ट्स काई डायग्राम या एक बार चार्ट के जरिए रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन टू दिस नेक्स्ट पार्ट, हमने तीन टूल्स को यूज किया था टू कलेक्ट ऑर्गेनिजम्स, राइट? नेट, ट्रैप्स एंड पुटर्स। What did we use the traps for? Any idea? You remember this? Sorry, sir, could you repeat? Yeah, what did we use the traps for जब हम organisms को collect करते थे? Like, As in, was it to collect normal organisms या mobile organisms या immobile organisms? Am I audible? sir, can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah, I was speaking. I think the voice was reaching. The normal organisms, I think. So meaning the mobile organisms जो कि move कर सकते हैं, Yeah, yeah. क्योंकि अगर ऑर्गेनिजम्स मूव नहीं कर सकते तो वो सिर्फ कॉर्डरेट्स में ही रहेंगे। एंड कॉर्डरेट्स में हम सिंपल मेजर कर लेंगे या फूटर्स में या नेट्स में। लेकिन बिकॉज ये ऑर्गेनिजम्स आर मूविंग रियली रियली फास्ट, लेट्स से अ रैट और अ माउस, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत स्पीड में मूव करते हैं। तो उनको हमें कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले उनको ट्रैप करना पड़ता है, ताकि वो ट्रैप में गिरें और फिर हम उनको कलेक्ट करें और फिर हम उनको रिलीज कर दें आफ्टर कलेक्टिंग देम ऑब्वियसली। तो इस किस्म के ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन साइज को एस्टिमेट करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक मेथड यूज करना पड़ता है। नाउ दिस मेथड ओनली अप्लाइज टू मोबाइल ऑर्गेनिजम्स। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बहुत स्लो मूव कर रहा है, जिसकी मूवमेंट हमारे प्रोसेस में इतना कोई दखल अंदाजी नहीं दे रही, इट्स नॉट अफेक्टिंग आवर प्रोसेस वे टू मच, तो फिर वी यूज द सिंपल मेथड। कॉर्ड में उनको कलेक्ट किया, उनका नंबर काउंट किया, आइडेंटिफाई किया, एनालाइज किया। But when it comes to mobile organisms, estimation of these population size of ऐसे organisms is used और करते हैं with the process of mark, release, recapture method. इस मेथड के बेसिकली थ्री स्टेजेस हैं: स्टेज वन, स्टेज टू एंड स्टेज थ्री। अब जरा देखते हैं ये प्रोसेस एक्चुअली में काम कैसे करता है। सबसे पहले द ट्रैप्स दैट वी वर यूजिंग, उनको यूज करके हम एक सैंपल ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट कर लेते हैं। वंस वी हैव कलेक्टेड देम, हम उनको मार्क कर देते हैं विथ अ नॉन टॉक्सिक पेंट। ये जो मार्किंग का प्रोसेस है ये कैसे होता है? विथ अ नॉन टॉक्सिक पेंट। एनी आइडिया हम टॉक्सिक पेंट क्यों नहीं यूज करते? फॉर एग्जांपल, व्हाई नॉन टॉक्सिक? So that it won't harm the organism. बिल्कुल सही। तो नॉन टॉक्सिक पेंट हम लगाएंगे सो दैट इट डज नॉट हार्म। लेकिन देयर इज अ सर्टेन प्रॉब्लम विद इट टू, राइट? अगर हम एक पेंट लगा देंगे किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर, इट मेक्स देम अ लॉट मोर एक्सपोज टू प्रेडेटर्स, राइट?
so it might harm them possibly. Yeah. तो वी नीड टू पुट दैट पेंट इन सच अ वे कि वो प्रेडेटर्स के सामने ज्यादा एक्सपोज भी ना हो जाए और हमारा काम भी हो जाए उनको मार्क करने का। तो मार्किंग इस तरीके से होनी चाहिए। एंड नंबर थ्री, इस तरीके से भी होनी चाहिए कि उनकी मोबिलिटी अफेक्ट ना हो। लेट्स से एक बहुत ज्यादा हैवी पेंट लगा दिया, ऐसा पेंट जिसका बहुत ज्यादा मास है। नाउ इफ एन ऑर्गेनिज्म इज रनिंग फ्रॉम अ प्रेडेटर, उसको भागने में भी बहुत ज्यादा मसला होगा, बिकॉज इट्स कैरिंग अ लार्जर अमाउंट ऑफ मास along with it. So because it's heavier, the paint is heavier, it's going to be difficult for them to run away from the predator. इसे कहते हैं मोबिलिटी इफेक्ट होना। तो we apply the paint in such a way कि it does not cause them physical harm, उनकी mobility affect ना हो, and they are not exposed to predators। तो हमने उनको मार किया एंड उसी वक्त उन ऑर्गेनिजम्स को गिन भी लिया कि 25 माउस पकड़े हैं, 35 माउसेस पकड़े हैं, 25 माउसेस पकड़े हैं, एक्सेट्रा। मार्क और काउंट करने के बाद हम उनको रिलीज कर देते हैं, और हम एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम देते हैं उनको कि वो अपनी पॉपुलेशन के साथ वापस से जाके घुल मिल जाए, वापस से जाके मिक्स हो जाए। सो लुक एट दिस, all the fish are captured, they are marked, and then they are released back into the pond। यहाँ पे फिशेस का एग्जांपल ले रहे हैं। फिर रिलीज करने के बाद उनको थोड़ा सा टाइम देंगे, लेट्स से 6 मंथ्स और 8 मंथ्स और 10 मंथ्स, ताकि वो परफेक्टली मिक्स हो जाए पॉपुलेशन के साथ। 10 मिनट बाद हम वापस से रीसैम्पलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 10 मिनट बाद करेंगे तो वापस से हम उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को कैच कर लेंगे जिनको हमने पहले मार्क किया था। सो वील अलाउ सम सफिशिएंट टाइम। After that time period has passed, we will recapture a second sample again। और recapturing के बाद हम उनको फिर से काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद लेट्स से द फर्स्ट टाइम you perform the sampling, we caught 20 fish। तो हमने इनको नंबर कर दिया, काउंट कर दिया। सेकेंड टाइम हमने देखा कि we caught 25 fish। हम सिर्फ यही नहीं, हम ये भी काउंट करेंगे कि इस 25 फिश में से कितने ऐसे हैं जिनको हमने पहली बार में भी पकड़ा था। मतलब कितने ऐसे हैं जो ऑलरेडी मार्क्ड हैं। तो लेट्स से 25 में से 4 आर ऑलरेडी marked, they were already caught before as well। So there are three countings that you will do: at the first, at the second, and also counting the one which are marked, and then you can calculate the population size। So let's read this through again। So any confusions इस पूरे मेथड में? No, it's clear. Okay, so let's just read this through ताकि जरा concept strong हो जाए। The population size of mobile organisms can be determined using mark, release, recapture। तो पहले हमने mark किया, फिर उनको छोड़ दिया वापस से, और फिर वापस से उनको capture किया। Collect a sample of organisms using nets or traps, mark them with a non-toxic paint। किस तरीके से कि वो organism को harm ना करे, mobility भी उनकी affect ना हो। जो पहली बार में हमने गिना था, राइट, दिस 20 फिश फॉर एग्जांपल, इसको हमने नाम दे दिया N1। फिर उनको मार्क करने के बाद रिलीज किया, सफिशिएंट टाइम पीरियड दिया ताकि वो अपनी पॉपुलेशन के पास जाके वापस से मिक्स हो जाए। एंड देन थोड़ी देर के बाद रिकैप्चर किया अ सेकंड सैंपल, उसको नाम दे दिया N2। सो वी नाउ हैव N1 एंड N2। इस N2 में से जितने ऑलरेडी मार्क थे उनको काउंट किया एंड उनको नाम दे दिया NN, right here। So count how many of these are all recaptured ones are marked, that's NM। And now population size निकलेगी इस formula से। N is equal to N1 times N2 divided by NM। This thing right here, this is called the Lincoln's index। नाम हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, but it's a good idea if you can remember this formula by heart। So N1 times N2 divided by NM। इस मेथड को परफॉर्म करने के लिए यू सॉ कि हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अजम्पशंस दिमाग में रखी थी कि नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, उनकी मोबिलिटी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, उनको हार्म नहीं करना चाहिए। एंड दैट्स बिकॉज इन ऑर्डर टू मेक दिस फंक्शन वर्क, यू नीड टू हैव सम अजम्पशंस इन माइंड। एंड दैट इज कि सबसे पहले तो जो पेंट है वो मोबिलिटी अफेक्ट ना करे, हम वो देख चुके हैं। वो सर्वाइवल भी अफेक्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल, इट शुड नॉट बी अ येलो पेंट in a forest। If it's a yellow paint in a forest, it makes them exposed to predators। If it's a very, very heavy paint, it still makes them exposed क्योंकि
They now find it difficult to move from one place to another. And number three, organisms should not migrate to another location. Any idea why is this important? Could you Yeah, this third assumption, why is this important? मतलब अगर migration हो भी जाती है, how does it affect our value? How does it affect our answer? then basically, since the migration happened, then the population, the size decreases. Decreases बिल्कुल. And let's assume कि अगर ये जो migration हो रही है, इसमें कुछ marked organisms भी migrate कर जाते हैं, तो फिर क्या NM की value भी decrease कर जाएगी? Yes, it will. It will, and that basically changes up our entire experiment. It changes up our answer. हम ये देखना चाह रहे थे कि मार्क्ड पहली बार में हमने किया, फिर दूसरी बार में जब हमने निकाला तो उसमें से कितने मार्क थे. अब लेट्स से if the first time you, now this is important, let's say if the first time you sample and you get 20, second time you sample and you get 20, लेकिन उसमें से 19 already marked. What does that tell you about the population? Is it a really big population or a really small population? Small. इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल पॉपुलेशन. जो दूसरी बार में भी हमने 20 पकड़े, उसमें से 19 ऑलरेडी वो थे जो हम पहले भी कैप्चर कर चुके थे. सो इट्स जस्ट द सेम ऑर्गेनिजम्स वी आर कैप्चरिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. एंड व्हाई आर वी कैप्चरिंग द सेम ऑर्गेनिजम्स अगेन एंड अगेन? क्योंकि वो ही हैं इस पूरी पॉपुलेशन में, और तो कोई है ही नहीं. which shows us कि पॉपुलेशन की जो साइज है, दैट इज रियली रियली स्मॉल. एंड यही इस फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहे हैं हमें कि द ग्रेटर द एन एम वैल्यू, द स्मॉलर द एन वैल्यू. दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, isn't it? एन 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 एम, because they are on opposite ends. This is numerator and denominator. Provided obviously कि these two are constant. Could you repeat which values are going to be constant? The n1, n2? Yeah, so assuming अगर n1 and n2 constant हो, तो फिर does n become inversely proportional to nm? Yeah, it does. Yeah, and that's basically हमारी भी logical explanation कि the bigger the nm, the smaller the population size. Okay, let's have a question. You have a number of voles collected in a particular ecosystem, wherein the number of voles that you collect first are 247. तो मतलब पहली बार हमने जब कैप्चरिंग का प्रोसेस किया, n1 की वैल्यू बनी 247. All of these voles were marked with a non-toxic paint and then released. A second sample was collected the next day. The total number of voles caught in the second sample were 259. 16 of these were marked. Estimate the population size. So, could you tell me what's the answer? Oh, I'm so sorry, your voice got disrupted in the middle. Could you repeat the last sentence? Yeah, let me just change my internet. एक second. Yeah, you can hear me now? Yeah, it's better. Yeah, you have to estimate the population size. So just try out this question. The first value that's written, it's 247 or is it 241? 247. Let me just write this a bit better. Yeah. Is it 3000 something? Like
three So what's the exact answer? 3,998 point something, like 313125. So 3998 point something something. So we are counting the population size, right? So can it be in decimal? Yeah, should it be in whole numbers? Whole numbers. So what's the whole number answer? 3,998. बिल्कुल सही 3998. Acha, now here we have a 5 mark question. This is basically a P5. So let's see. Describe a method that could be used to estimate the population size of a mobile animal such as a brown rat. So you need to give 5 different points for this. Just assign your thoughts together, like write them down maybe, or maybe in your mind, and then just tell me the final answer. Uh, yeah. So basically, first, like uh the individual organisms, they're caught, and then basically they're marked in, like, in a way that does not affect the survival of the organism, and then they're counted, and then they're returned to the habitat, and they are like left to like mix randomly with the rest of the population. And Mhm. then when enough time has like passed, then there another sample is caught, and the numbers of the marked and unmarked individuals are counted, and the basically we use the proportion of the marked to unmarked individuals to calculate the estimate of the total number of uh, the total number in the population. And yeah, I think, and then we use the formula, and n equals to n1 into n2 over m2. Okay. Acha, सबसे पहले let's talk about the formula. You said the formula is n1 times n2 divided by n2. Divided by marked, like the marked organisms. Yeah, the marked organisms, correct. Acha, and then you said कि organisms को catch करेंगे या I feel collect is a better word, but it's the same thing. Catch या collect. How will we do that? What are the tools that we'll use? Using the traps or nets, and Hmm. or Okay. the pooters, yeah. Or the pooters, okay. And you said that we'll mark the organisms जो हमने पहली बार में collect किया था, the first time. How will we mark them? Through a non-toxic marker, like maybe a non-toxic paint. बिल्कुल. So the word non-toxic actually carries a mark in the marking scheme क्योंकि we need to show कि we know कि ये non-toxic है. So and then you could write the second point such that their survival, mobility वगैरह वगैरह is not affected. Okay, and then uh, could you talk about some assumptions? Matlab, if we need to make sure that this method, Lincoln's index, sorry, mark release recapture method, if this is valid, what are some assumptions जो हमने देखी थी? I'll give you one, कि it should not affect the survival of organisms. What were the other two? Do you remember? Um, uh, so there is one about the survival, and then Mhm. no, I don't.
Acha, there was another one about mobility. Remember कि it should not affect their mobility. Let's for example अगर heavy paint use कर लें या heavy paint अगर use कर लें, it makes them difficult to move from one place to another. Yeah, using a very bright paint, it makes them exposed to predators. And number three, we need to ensure या assume obviously कि कोई migration नहीं होगी of the organisms between the time period for both samplings. So let's look at this. First हम mark and also if you can use the name of the method that will also be good. तो मैंने all of the keywords के आगे numbers लिखे हुए हैं कि इन words को use करने से we get the mark. So mark release recapture carries 1 mark, non-toxic carries 1 mark, then mixing with the population you said this, resampling you said this, and this as well, and yeah, this as well. So you already got the 5 marks, but कुछ points you could add if the number of marks are obviously greater, let's say 8, 9, or even 10. Okay, so any confusions? No, it's clear. Okay, it's this is the same thing, just in another way. It's the same exact question. Acha, let's try to erase all of these answers and then let's try to answer them. Now, you have to complete this passage below by using the most appropriate scientific term or terms. Obviously, past paper ka sawal hai ye. A student estimated the population size of an animal species using the mark release dash technique. Fill in the blank. A recapture technique. And Correct. this can be used for mobile animals such as mice. Correct. The student that did not harm them. For example, the mark did not make them more visible to potential predators. The student released the marked mice and let them to randomly mix with the population. The student then got a second sample and estimated about with the first sample by the second sample, then dividing by the number of marked mice in the second sample. बिल्कुल सही. Okay, now let's do another question. So let me erase this entire thing. Oops. Again, I'm just not going into this. Acha, let's just zoom in. Yeah. Sampling can be used to find the distribution and abundance, जैसे हमने पढ़ा था, species distribution, species abundance in an area. Students sampled a rocky shore from a high tide area to a low tide area. So tell me this, are these two areas having the same physical condition? No, तो फिर हमें किस किस्म की सैम्पलिंग करनी चाहिए, रैंडम या सिस्टमैटिक? systematic. करेक्ट. एंड इसलिए अगले सेंटेंस में लिखा है दे डिसाइडेड टू यूज अ बेल्ट ट्रांजिट. अब ये नहीं बताया इंटरप्टेड या अनइंटरप्टेड, बट वी अंडरस्टैंड कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो रही है. डिस्क्राइब हाउ यू वुड कैरी आउट अ बेल्ट ट्रांजिट टू असेस द डिस्ट्रीब्यूशन and abundance of organisms in the area. This is 5 marks. So basically, we lay out the measuring tape in a straight line, Mhm. and From where to where? from I think from the high tide area to the low tide area, बिल्कुल सही. and then we basically sample the organisms that are present along the line, which is the Mhm. transect, and uh, It's a belt transect, so what do you use? so the quadrats. Yeah, Correct. we place the quadrats. So is it interrupted or interrupted? So they haven't given us that, so you can use any. Oh, okay. So we can either do a interrupted bell transect or an uninterrupted bell transect. So we can basically place quadrats at a uh, fixed distance or at like a I uneven. get you. Yep. Yeah, Yeah, I and get then you. Regular basically intervals. yeah, Yeah. and then basically we can collect the organisms from the quadrats and we can count them like yeah, so we could count them and basically then we can record the abundance of each species within that quadrat and then we can plot the data as a kite diagram. Okay. अच्छा, just the last part थोड़ा you could explain a bit more. जब हम sampling की बात करते हैं, it has three things, right? Collect, identify and analyze. तो वो Yeah. जो collection थी organisms थी, वो किस tools के जरिए होती है? Again, always mention the tools. Again, so the footer or the nets or traps.
Perhaps, बिल्कुल। ओके, कलेक्शन के बाद फिर आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? तो सैम्पलिंग हैज ऑल दीज थ्री थिंग्स, तो हमें तीनों चीजें मेंशन करनी है। व्हाट्स द नेम ऑफ दैट टेबल या की जिससे आइडेंटिफिकेशन होती है? Think about it, try to remember. Do you remember the The, word dichotomous? oh yeah, the dichotomous. Yeah. या, सो आइडेंटिफिकेशन डाइकोटोमस की से ओके, फिर उसके बाद जो एनालाइजेशन होती है उसमें देयर वर थ्री थिंग्स, राइट? स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने नाम दे दिया। स्पीशीज अबंडेंस भी नाम दे दिया, एंड देयर वाज वन मोर थिंग, वी यूज्ड अ स्केल फॉर दैट। The Braun language scale. और उससे हम क्या चीज कैलकुलेट कर रहे थे? परसेंटेज डैश, वर वी कैलकुलेटिंग द परसेंटेज कवर? Yeah, the percentage cover. Yeah, and you might be thinking कि यहाँ पे परसेंटेज कवर की तो उन्होंने बात नहीं की, भी सिर्फ स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीशीज अबंडेंस है। बट एक्चुअली परसेंटेज कवर इज अ फॉर्म ऑफ स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि परसेंटेज कवर इज अ प्रोसेस या मेथड जो कि तब यूज होता है जब कुछ ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट तरीके से ग्रो करते हैं। एज इन फंगाई, जैसे कि हमने देखा था, दे ग्रो टुगेदर, एज इन दे डू नॉट ग्रो नॉर्मल तरीके से कि सेपरेट सेपरेट ऑर्गेनिज्म वाइज, they grow together in the shape of a ball like shape या whatever like shape, जिसकी वजह से हम उनको काउंट नहीं कर सकते, हमें देखना पड़ता है कि वो कितना एरिया कवर करते हैं, कितनी परसेंटेज कवर करते हैं टोटल एरिया का। तो इट्स बेसिकली द सेम थिंग एज दिस, बट यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। So yeah, you're right. Lay the measuring tape, high tide to low tide, quadrats, interrupted. Yeah, you could also write uninterrupted. Collection using net strap spooters, identify using keys, and then analyzation is तरीके से. Okay, that was all about sampling. Everything about sampling. अब बात करते हैं about another topic, completely different, which is correlation. When we use the word correlation, we use it to determine एक association between two variables, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे भी लिखा हुआ है। मतलब कि हम बताना चाह रहे होते हैं कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स। When we talk about correlation though, it does not define a causal relationship. अब let's see ये मतलब क्या है? It's a relationship, but what do you mean a causal? Causal basically means a cause and an effect relationship. एक एग्जांपल से समझते हैं। Let's suppose we have आइसक्रीम शॉप। उस आइसक्रीम शॉप के अंदर द ओनर ऑफ द आइसक्रीम शॉप को ये पता करना था कि एज द टेम्परेचर चेंजेस 10, 15, 20, 25, 30, जो आइसक्रीम की सेल्स है उसकी दुकान में, 5 आइसक्रीम्स, 10, 20, 30, वो किस तरीके से चेंज होती है। Does the temperature changing depend on the ice cream sales? Yeah, does the ice cream sales depend on the temperature change? The ice cream scales depends on the temperature change. बिल्कुल, तो टेम्परेचर चेंज इसलिए हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड इसको हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया। आइसक्रीम सेल्स हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई एक्सिस पे प्लॉट किया। इज दिस अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि कोई चीज चेंज होने की वजह से दूसरी चीज चेंज होती है? Yeah. मतलब कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से ही आइसक्रीम की सेल्स चेंज हुई, राइट? Yeah. इफ इट गॉट अ लॉट हॉटर, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता तो आइसक्रीम की सेल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती। दिस इज कॉल्ड कॉज अफेक्ट रिलेशनशिप। कोई चीज चेंज होने की वजह से, द वजह और द वाई इज द कॉज हियर, और उसकी वजह से आइसक्रीम सेल्स के ऊपर एक इफेक्ट आया, हेंस द वर्ड कॉज अफेक्ट रिलेशनशिप। और इसको शॉर्टर फॉर्म में कहा जाता है कॉजल रिलेशनशिप। ये जो हमने अभी स्कैटर ग्राफ ड्रॉ किया,
A scatter graph is basically a graph which has many coordinates. ये तो causal relationship दिखा रहा था, isn't it? आइसक्रीम की sales and temperature. So because something was changing, the other thing also changed. पर जब हम कोरिलेशन में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इट डज नॉट शो अ कॉजल रिलेशनशिप, इट ओनली शोज एन एसोसिएशन. लेट्स थिंक अबाउट अ कोरिलेशन जिसमें कोई कॉजल रिलेशनशिप ना हो. लेट्स से मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, उसमें एक्स एक्सिस पे आई राइट डाउन द नंबर ऑफ रेड लाइट्स और रेड कार्स पासिंग थ्रू अ लाइट. एक इंसान है हु इज मेजरिंग द नंबर ऑफ रेड कार्स जो कि एक लाइट के थ्रू पास कर रही है, एक ट्रैफिक लाइट के थ्रू. एंड देन अनदर पर्सन मेजर्स द टेम्परेचर. डू दीज टू थिंग्स रिलेट टू ईच अदर? डू एनी ऑफ दीज टू थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर? No, they don't. दे डोंट. टेम्परेचर एक कंप्लीटली अलग चीज है, नंबर ऑफ कार्स पासिंग अ ट्रैफिक लाइट कंप्लीटली अलग चीज है. लेकिन क्या इन दोनों के बीच में कोई एसोसिएशन है? कॉजल रिलेशनशिप नहीं है, बट कैन वी एसोसिएट दीज टू वैल्यूज टुगेदर? कि अगर ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, ये कम होता है तो ये भी कम होता है, ये बढ़ता है तो कम होता है, ये कम होता है तो बढ़ता है. सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप्स. Yeah. This is a very important thing to understand. I'm going to draw this thing again. I'm going to draw this traffic light and temperature wala example again. Let's say this is the number of cars passing through a traffic light and this is the temperature. जो scatter graph बना, you do know what a scatter graph is, right? A graph, this is maths IGCSE, graph showing the coordinates. Yeah. Yeah. So I'm gonna draw random coordinates यहाँ पे. First, tell me this. Is this a positive correlation या negative correlation? This is also maths IGCSE. This is a positive correlation. मतलब के number of cars increase होती हैं और temperature भी increase होता है. अब यहाँ पे I'm gonna write down two statements. The number of cars increases and the temperature increases. And then statement number two, the number of cars increases because of which the temperature increases. Now, I want you to read these two sentences again. What difference do you see between these two sentences? The second one, it's basically showing that because of because of the number of cars, it's basically showing the relation between them. And the first one is just stating it like this, like describing the difference. Describing the difference. Okay. Your first part of the answer was bilkul perfect. Okay, the second sentence is describing a relationship and not really the difference. Acha, do you agree with the fact that second one of the sentence is explaining a causal relationship, a cause and effect relationship? Yeah. क्योंकि नंबर ऑफ कार्स इंक्रीज हुई, उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ. सो द वर्ड क्यू के एंड उसकी वजह से, वी अंडरस्टैंड दिस इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. अगर नंबर ऑफ कार्स नहीं बढ़ती तो टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता. इसे कहते हैं कॉजल रिलेशनशिप. लेकिन इज सेंटेंस नंबर वन अ कॉजल रिलेशनशिप? The second one? द फर्स्ट. No, it's not. इट्स नॉट. ना ही पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, ना ही दूसरी वैल्यू पहली वैल्यू पे डिपेंड कर रही है. नंबर ऑफ कार्स इंक्रीज करते हैं
और टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। हमने ये नहीं बोला कि नंबर ऑफ कार्स इंक्रीज करती हैं उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करता है, नो, वी जस्ट सेड नंबर ऑफ कार्स इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज। दिस इज कॉल्ड एक नॉर्मल किस्म का एसोसिएशन। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन एन एसोसिएशन। कोरिलेशन जिसकी हम बात कर रहे थे, which is basically this first sentence, does not establish a causal relationship. It shows association कि अच्छा ये दो चीजें एक दूसरे से associated हैं, कि जब ये बढ़ता है उसकी वजह से ये भी बढ़ता है। लेकिन क्या हमने ये कहा था कि ये बढ़ता है उसकी वजह से ये बढ़ता है? We just said that when this increases, this also increases. We didn't say that this increases because of this. We didn't use the word because. Does this make sense? Yeah, it does. तो फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ कार्स नहीं बढ़ी। टेम्परेचर बढ़ा होगा, सो देन पीपल वर लाइक, ओ हमें आइसक्रीम खाने जाना चाहिए, तो फिर वो ज्यादा घरों से निकले तो नंबर ऑफ कार्स बढ़ गई। देर इज नो रिलेशन बिटवीन देम। लेकिन when this increases, this also increases. When this decreases, this also decreases. Simple as that. Okay. अब कोरिलेशन, जस्ट एज वी टॉक्ड अबाउट, स्कैटर प्लॉट्स या स्कैटर ग्राफ्स में उनको दिखाया जाता है। एंड कोरिलेशन अलग अलग टाइप्स की होती हैं। देयर इज अ लीनियर कोरिलेशन, देयर इज अ नॉन लीनियर कोरिलेशन, एंड देन देयर इज टू अदर टाइप्स व्हिच we'll do later on. सो लीनियर कोरिलेशन का मतलब, अगर वाई एक्सिस प्लस वन होता है, एक्स एक्सिस प्लस वन, वाई एक्सिस प्लस टू, एक्स एक्सिस प्लस टू, इट्स एडिंग स्टफ टुगेदर, इट्स लीनियर, सो सिर्फ प्लस और माइनस यूज होते हैं। सो इट्स लाइक दिस और लाइक दिस, सो पॉजिटिव, नेगेटिव। एंड मैथ्स आईजीसीएसई में यहाँ तक ही यू मस्ट हैव कवर्ड। Now what we're going to do is non-linear correlation. So this is positive non-linear, मतलब you can see the general trend ऊपर की तरफ जाने का, एंड नेगेटिव नॉन लीनियर, जनरल ट्रेंड नीचे की तरफ आने का। फिर ऐसे भी कुछ ग्राफ्स होते हैं जिनमें कोई कोरिलेशन ही नहीं होता। कॉजल रिलेशनशिप तो वैसे भी नहीं था, अब कोई एसोसिएशन भी नहीं है ए और बी के बीच में। ए बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ रहा है, ए कम हो रहा है तो बी फिर भी बढ़ रहा है। देयर इज नो एसोसिएशन, सो दिस इज नो कोरिलेशन। और कुछ ऐसे ग्राफ्स होते हैं जिसमें आधा हिस्सा नेगेटिव कोरिलेशन का होता है एंड आधा हिस्सा एक पॉजिटिव कोरिलेशन का होता है। नाउ इस पूरे स्कैटर प्लॉट्स में, ये 6 के 6 स्कैटर प्लॉट्स में, एवरी सिंगल कोऑर्डिनेट दैट वी हैव टेकन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ सिंगल quadrat. So in the case of a positive linear correlation, 1 2 3 4 5, we have taken 5 quadrats, and हमने देखा कि अच्छा 5 quadrats में these two quantities a and b किस तरीके से associated है एक दूसरे के साथ। कोई कंफ्यूजन? No, it's clear. अच्छा, अब हमने बात करी पॉजिटिव लीनियर, नेगेटिव लीनियर, पॉजिटिव नॉन लीनियर, नेगेटिव नॉन लीनियर, आधा लीनियर, सॉरी आधा नेगेटिव आधा पॉजिटिव, एंड नो कोरिलेशन। इसी कोरिलेशन की स्ट्रेंथ को, कितना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, कितना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, उसको डिटरमाइन किया जाता है यूजिंग टू क्वांटिटीज। नंबर वन, पियर्सन्स लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट, which is represented by R, and then Spearman's rank correlation coefficient, which is represented by also R, लेकिन सबस्क्रिप्ट में S आ जाता है। So basically this R represents the word rank correlation, लेकिन it's just that S क्योंकि Spearman है, and यहाँ पे कुछ भी नहीं because this is Pearson's. So let's just quickly read everything through जो हमने अभी तक किया है, कि correlation is used to determine association दो variables के बीच में। ये linear हो सकता है, positive हो सकता है, non-linear हो सकता है, negative भी हो सकता है। Scatter plot can be used to determine if it's linear or non-linear. So let's just quickly do this. What is this? Linear या non-linear? Linear, And positive or negative? positive, What about this one? uh, linear, negative, non-linear, positive, non-linear, negative, uh, no correlation. बिल्कुल सही। सो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। नाउ ये भी हमने बात कर ली कि ये जो स्कैटर प्लॉट्स हैं, दे कैन बी ड्रॉन यूजिंग द डेटा जो हमें क्वाड्रेट से मिलता है इन रैंडम सैम्पलिंग या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में लाइन ट्रांजैक्ट, इंटरप्टेड बेल्ट ट्रांजैक्ट, अनइंटरप्टेड बेल्ट ट्रांजैक्ट। उसके बाद जो स्ट्रेंथ है कोरिलेशन की दो वेरिएबल्स के बीच में,
उसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं, जो अभी हम बाद में देखेंगे जब हम कैलकुलेशंस के वक्त आएंगे। Now there are two types of correlation coefficients. So basically coefficients का मतलब you already know this from physics and chemistry, right? Coefficients are basically वो numbers या वो variables जो हम किसी और quantity के साथ associate करते हैं. So for example, let's say physics में have you learned this formula? G m1 m2 over r squared. Yeah. Yeah, अब इसमें ये जो g है, this is gravitational constant. This is basically a coefficient. एक कोएफिशिएंट जो बाकी के पूरे फॉर्मूला के साथ यूज होता है। इसी तरीके के जब हम कोरिलेशंस के स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो आर इज द नेम ऑफ द कोएफिशिएंट। पियर्सन्स लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो तो सिर्फ आर, उसे कहते हैं। स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो तो आर ऐसे हो। अच्छा, लुक एट द नेम ऑफ दिस फर्स्ट वन। व्हाट डू यू थिंक, क्या इसमें सिर्फ लीनियर कोरिलेशन होगा या नॉन लीनियर भी हो सकता है? Is it linear? उसमें सिर्फ लीनियर होगा क्योंकि इट इंक्लूड्स द वर्ड लीनियर, बिल्कुल सही। एंड ऑब्वियसली इसमें लीनियर और नॉन लीनियर दोनों आ सकते हैं। एंड एट द एंड व्हेन वी आर डन विद बोथ ऑफ दीज, वी विल हैव अ टेबल जिसमें हम उन दोनों को देखेंगे। अगेन ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दिस, कोरिलेशन कभी भी कॉजल रिलेशनशिप नहीं बताता। व्हाई एम आई रिपीटिंग दिस ओवर एंड ओवर अगेन? क्योंकि ये हर P5 के सवाल में पार्ट 3 होता है या पार्ट 2 होता है कि ये दो क्वांटिटीज है, आर दीज टू रिलेटेड? नो, क्योंकि कोरिलेशन उनका दिखाया हुआ है, दे कैन नेवर बी रिलेटेड टू ईच अदर। अच्छा, let's talk about the last part of today. I'm not gonna go into the Pearson and the Spearman आज, क्योंकि it's a very very long topic। इसमें हम p values को देखेंगे, फिर हम tables को देखेंगे यहाँ पे। It's a very very long topic। आज सिर्फ I had to give you an introduction which is done already। So let's talk about this last thing, normal distribution। Could you tell me what normal distribution is? इसका मतलब क्या होता है? If you've taken statistics or something। Like I just know that it gives like a bell-shaped curve. बिल्कुल सही। It gives us a bell-shaped curve, something like this. We say that the data is normally distributed if the mean is equal to the mode, which is equal to the median। The three statistical calculations जो हम हर वक्त कर रहे होते हैं, मीन निकालना है, मोड निकालना है, मीडियन निकालना है, if all three are the same, all three give the same value for a particular graph, तो we say कि the graph के अंदर जो values हैं, they are normally distributed। And obviously, as you said, the data gives a symmetrical bell-shaped curve, something like this। Left side पर भी उतना ही x में increase and y में increase जितना दूसरी side पे। That's why we say it's symmetrical। Right, yeah, that's gonna be it for today। So if you have no confusions, could you just give a summary of today? Or if you have any confusion, you can ask that first and then a summary. Uh, yeah, so basically, first we discussed about the mark release recapture method, and Mhm. then we attempted a few questions related to that, and then we basically talked about the types of correlation, like the positive and negative linear and non-linear correlations, and yeah, we just started like what normal distribution was is. Yeah. Now, अच्छा, अगली क्लास में we'll start with Pearson's linear correlation coefficient, and इसमें there is gonna be tons and tons of P5 की चीजें। So yeah, just be ready for that। इसमें P की values आएंगी, null hypothesis आएगा। This is basically classical statistics। If you haven't taken A level statistics, कोई मसला नहीं है, but if you had taken it, तो थोड़ा सा simple हो जाता, but again, does not matter। We'll do it from the very very basics। Yeah, so that's gonna be it for today। उसको अगली क्लास में कंटिन्यू करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।